नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा मिलिट्री सर्विस पे इक्वल हो या ना हो, लेकिन 8वें पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी होनी तय है। कितने रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और उसका हमारे पेंशन में क्या फायदा होगा, उसके बारे में आगे आज के इस वीडियो में आपको बकायदा कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ चाहे 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर कुछ भी हो, लेकिन 50% से लेकर 62% तक डीए का मर्ज होना भी तय है। इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इनसे जुड़े हुए कई सारे सवाल मुझे भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया में एक बच्ची को लेकर के बहुत सारे पॉलिटिशियंस, यूट्यूबर्स या कलाकारों का अपील सुना होगा। बच्ची का नाम था जयश्री, जो अभी जिसका इलाज होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, एक सैनिक की बच्ची है जिसको लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की और अब उस बच्ची का इलाज होने जा रहा है। आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ पिछले बजट में जो प्रमुख मांगे थी, जो प्रमुख मांगों में से दो बड़ी मांगों को सरकार ने मान लिया है। अब कुछ मांगे बची हुई हैं। प्रमुख मांग एक है, क्या वो सरकार आने वाले बजट में यानी कि 1 फरवरी में मान सकती है? इसके बारे में भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबने लाजवाब साथ दिया। 8.79 करोड़ का हो गया है बंदोबस्त। अब 21 लाख की बात है, आगे आए। जी हाँ दोस्तों, जयश्री के बारे में आप सबने सुना होगा। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, 9 महीने की बच्ची, जो कि भारतीय एयरफोर्स के जवान प्रशांत जी की बच्ची है। जवान प्रशांत सिंह जी है जिनकी बच्ची है, और उस बच्ची की बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो एक जीन्स से जुड़ी हुई बीमारी है, मस्कुलर से जुड़ी हुई एक बीमारी है। अब उस बीमारी में उस बच्ची का जो इलाज होना है वो अमेरिका से इंजेक्शन लगना है दोस्तों, और उस इंजेक्शन की कीमत है, उस इलाज की कीमत है 9 करोड़ रुपए, जिसको लेकर के क्राउड फंडिंग के लिए अपील किए गए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपील किए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, कलाकारों ने अपील किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस सैनिक की बच्ची के लिए लोग मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर सामने आए। बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने अच्छा खासा अमाउंट डोनेट किया, जिस वजह से अब इस बच्ची का इलाज होने वाला है दोस्तों। केवल 21 लाख रुपए की कमी पड़ रही है, जो कि अगले 1-2 दिन के अंदर ही चाहिए। तो दोस्तों, उनके पिताजी ने यानी कि प्रशांत सिंह जी ने जो एक छोटा सा वीडियो मैसेज जारी किया, उस वीडियो मैसेज को मैं आपको पहले सुनाना चाहूंगा। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही, चलिए उसको सुनते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर कंपनी के साथ हो गया है एंड 21 लाख रुपए अभी भी कम है। एंड ट्यूसडे से फंड ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड बहुत 1 से 2 दिन में हमें ये 21 लाख रुपए चाहिए, जबकि 8.79 हो गया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दीजिए, जिससे कि ये 21 लाख रुपए 1 से 2 दिन में इकट्ठे हो जाएं और मेरी बिटिया का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि सर, जब तक ये 21 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक जो और प्रोसीजर है फंड ट्रांसफर का या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ें होल्ड अप हो रखी हैं। तो वही बोलते हैं ना कि सर, या तो स्टार्टिंग में मेहनत लगती है या लास्ट में। तो ये जो लास्ट वाला एक पुशअप है, मतलब एक लास्ट धक्का है, प्लीज़ आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा थोड़ा सा सहयोग एक बार फिर से कर दीजिए, सो दैट कि मेरी बच्ची के लिए ये 21 लाख रुपए 1 से 2 दिन में इकट्ठे हो जाएं और मेरी बिटिया का ट्रीटमेंट हो जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, केवल 21 लाख रुपए की कमी है। आप भी मदद कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, आप मदद कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप मदद कीजिए, ताकि इस नन्ही सी बच्ची को जिंदगी मिले, दोबारा है दूसरी जिंदगी मिले। तो ये एक मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। कहां 9 करोड़ रुपए की बात है एक जवान के लिए जो एक पहाड़ समान है, लेकिन वो भी अब संभव हुआ केवल और केवल आपकी, हम सब की मदद की वजह से। तो आगे आए, जो बचा हुआ जितना भी अभी अमाउंट चाहिए उसके लिए भी आप बढ़ चढ़कर डोनेट करें, ताकि बच्ची का इलाज जल्दी से जल्दी हो सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8CPC में एमएसपी बढ़ेगा। 5200 से कितना एमएसपी होगा, उसका फायदा पेंशन में कैसे मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स का ये सवाल है कि एमएसपी भी बढ़ेगा सर, तो उस पे हमारे पेंशन में क्या फायदा होगा?
अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर के केस चल रहा है कि हमें भी 15,500 दो या हमें भी 10,800 दो। तो उस केस का तो जो नतीजा आएगा आएगा, लेकिन 8वें पे कमीशन में एमएसपी का बढ़ना तय है, क्योंकि दोस्तों 7वें पे कमीशन से पहले 6ठे पे कमीशन से एमएसपी को लागू किया गया है, तब वो 2,000 रुपए था। तो जैसे ही 7वां पे कमीशन का 2.57 का मल्टीप्लीकेशन लगाया गया, 2,000 रुपए में 2.57 लगा के दोस्तों 5,140 रुपए बनता है, जिसको 5,200 में फिक्स किया गया। मैं जेसीओ जवानों की एमएसपी की बात कर रहा हूं। तो 5,140 को जब 5,200 में फिक्स किया गया, तो अब की बार 5,200 रुपए एमएसपी है दोस्तों, 5,200 रुपए एमएसपी है। अगर 1.92 भी हम मल्टीप्लीकेशन मान के चलें तो टोटल बनता है 9,984 रुपए, 9,984 रुपया। तो मान के चलो दोस्तों कि एमएसपी 8वें पे कमीशन में कम से कम भी 10,000 रुपए बनेगा। तो 5200 और 10,000 के बीच में जो 4,800 रुपए का फायदा होगा, वो सर्विस में जितने सोल्जर्स हैं उनको तो हो जाएगा। इसका फायदा क्या पेंशन में भी मिलेगा? यानी 4,800 का सीधा आधा 2,400 क्या पेंशन में जुड़ेगा? ये बहुत सारे पेंशनर्स मुझसे सवाल करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी केवल सर्विस के दौरान ही मिलता है, और एक बार पेंशन कैलकुलेशन में वो जुड़ गया, उसके आगे एमएसपी का हमारे पेंशन में कोई रोल नहीं है। लेकिन इसका फायदा हमें तब मिलेगा, कब मिलेगा? जब अगला ओआरओपी आएगा। जी हां, जब अगला ओआरओपी आएगा तो बढ़े हुए एमएसपी के हिसाब से रिटायर्ड जवानों के साथ जैसे हमारा पेंशन को कंपेयर करके हमें दिया जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत फायदा बढ़े हुए 8वें पे कमीशन में बढ़े हुए एमएसपी से पेंशनर को भी उनके पेंशन में आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, पिछले बजट के 3 प्रमुख मांगे, 2 मांगे मान ली गई, अब एक मांग 1 फरवरी 2025 को, ये एक सवाल है दोस्तों 3 प्रमुख मांगे थी हम पेंशनर्स के, खास करके डिफेंस पेंशनर की, पिछले बजट से पहले, क्योंकि उस समय में ओआरओपी 3 भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, केवल ओआरओपी 3 की बातें चल रही थी। तो सबसे पहली मांग थी ओआरओपी 3 को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या सरकार बजट में कुछ कहेगी, कुछ पेश करेगी, डिफेंस बजट में कुछ बढ़ोतरी करेगी। दूसरी मांग थी दोस्तों 8वां पे कमीशन सरकार घोषित करेगी, और तीसरी मांग थी दोस्तों 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के सरकार का रुख क्या रहने वाला है। तो इसमें आपने देखा पिछले बजट में बेशक सरकार ने इनका डिक्लेरेशन नहीं किया, तीनों में से किसी का भी नहीं किया, लेकिन बाद में जाकर के ओआरओपी 3 को लागू कर दिया, ओआरओपी 3 को डिक्लेयर कर दिया। अब उसका भुगतान चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी कुछ हद तक बचे हुए हैं। और दोस्तों आगे आते आते 8वां पे कमीशन को भी सरकार ने घोषित कर दिया। अब दोस्तों बचता है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। हालांकि इसके लिए सरकार कई बार मना कर चुकी है, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो हमारी कर्मचारियों की संस्थाएं हैं, पेंशनर की संस्थाएं हैं, लगातार इस चीज को लेकर के दबाव बनाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या अब आने वाले जो बजट सत्र में सरकार 18 महीने के डीएडीआर को लेकर कुछ घोषणा कर सकती है? ऐसे चांसेस ना के बराबर हैं दोस्तों। लेकिन पॉलिटिक्स को आप कहीं भी नकार नहीं सकते। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो किस मोड़ पर ले जाकर किन चीजों को लागू कर दे, कोई भरोसा नहीं होता है। आपने बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते थे कि 8वां पे कमीशन सरकार घोषणा नहीं करेगी, पे कमीशन केवल 7 नंबर तक ही था, 8वां कभी आएगा ही नहीं, लेकिन सरकार ने कर दी घोषणा। कुछ लोग तो ओआरओपी 3 से पहले भी बोलते थे कि ओआरओपी 2 तक जो मिला 3 नहीं आएगा, लेकिन आया। तो ऐसे ही 18 महीने का डीएडीआर बेशक सरकार की तरफ से मना होता रहे, लेकिन मांग जारी है और कहीं ना कहीं जायज मांग है, क्योंकि अगर देश की आर्थिक स्थिति अगर सुधर चुकी है तो 34,000 करोड़ रुपए का ये जो पैसा है, ये सरकार पेंशनर्स या कर्मचारियों को हो सकता है समय आने पर दे सकती है। लेकिन ये सरकार उस समय पर देगी, अगर देगी भी तो जब उनको पॉलिटिकली कुछ फायदा मिलने वाला होगा। लेकिन आने वाले बजट में मुश्किल है, लेकिन बजट के बाद कभी भी डिक्लेयर होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन बिल्कुल 100% नहीं होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि 18 महीने का डीएडीआर को लेकर कुछ ना कुछ सरकार फैसला ले और आगे आने वाले समय में इसका भुगतान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीपीसी में 50% से 62% तक डीए मर्ज होना तो तय है। आगे फिटमेंट सरकार भरोसे। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा ये तो समय बताएगा। कमेटी गठित होगी, कमेटी को जो रिकमेंडेशन मिलेंगे उनके बेस पर अपना रिकमेंडेशन कमेटी सरकार को सबमिट करेगी। उन चीजों को लेकर सरकार जो डिसाइड करेगी उसके बाद फिटमेंट फैक्टर बनेगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक चीज तय है, और वो तय है आपका डीए का मर्ज होना, डीआर का मर्ज होना। जी हाँ,
आज के डेट में DADR हमारा 53% है, जो आगे जा करके 62% तक हो सकता है जनवरी 2026 में। तो ऐसे में ये जो 50% से लेकर 62% का DA का ये जो आंकड़ा है, ये हमारा बेसिक में जरूर मर्ज हो जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से जितना बढ़ोतरी मिलेगा उस हिसाब से तय होगा फिटमेंट फैक्टर। अगर मान लीजिए अगर सिर्फ DA को मर्ज करें हम 50% को, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.5 बनेगा। अगर हमारा DADR आज के डेट का 53% को मर्ज किया जाए तो 1.53 बनेगा। और अगर DA जनवरी 2026 में 62% हो जाए तो मल्टीप्लीकेशन दोस्तों, DA मर्ज होने का मल्टीप्लीकेशन बनेगा 1.62। अब इसके ऊपर सरकार जो बढ़ोतरी देगी उस पे डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा। हालांकि कर्मचारियों का, पेंशनर्स का ये बिल्कुल मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 2.30 से कम कतई ना हो, 2.30 से ऊपर ही हो, क्योंकि सरकार ने पिछले 10 सालों में DADR के परसेंटेज देने में बहुत कोताही की है। कोताही कहना पड़ेगा क्योंकि जो फॉर्मूले में चेंज किया गया जिस वजह से DADR नहीं बढ़ा, इस वजह से अब फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी दिया जाना बिल्कुल ही एक न्याय संगत मांग है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने DA बीच में बढ़ोतरी नहीं दिया तो नोशनली DA को बढ़ा हुआ मानते हुए फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.30 या उससे ऊपर दिया जाए। लेकिन यह तय है कि 50% या 62% जो हमारा DA है वो मर्ज होगा, फिटमेंट फैक्टर आगे तय होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।